हे एवरीवन, दिस इज मी ज्योति सोनी एंड वेलकम बैक। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। जी हाँ, लास्ट टाइम आपने अपनी गवर्नमेंट देखी थी, रूरल गवर्नमेंट, राइट, जिसे हमने कहा था ग्राम पंचायत। लेकिन आपको याद होगा तो उस पंचायत में हमने एक सेक्शन पढ़ा था न्याय पंचायत, राइट। और न्याय पंचायत के बहुत सारे जो राइट्स थे, ठीक है, मतलब उसका जो क्राइटेरिया था वो बहुत ज़्यादा कम था, लिमिटेड था, ठीक है। तो अब आपके माइंड में उस वक्त एक क्वेश्चन तो ज़रूर आया होगा कि जब न्याय पंचायत का क्राइटेरिया, उसकी जो लिमिटेशन है वो इतनी लिमिटेड है, तो इसके आगे का काम कौन करता होगा, कैसे वहाँ के लोगों को जस्टिस मिलता होगा, ये न्याय मिलता होगा। तो भाई उस पजल को सॉल्व करने के लिए या आपके उस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए ही हम ये चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है रूरल एरिया का वो आज हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो पहले फटाफट देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक को हम इसमें कवर करेंगे। तो भाई इस रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में हम लॉ एंड ऑर्डर को कवर करने वाले हैं, देन लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर, देन ऑफिशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड देयर वर्क, एंड रिफॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस लॉ। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगी एक स्टोरी के साथ में, ठीक है। और वो स्टोरी क्या है मैं बताती हूँ। दो लोग हैं गांव में और आए दिन ये वाली हरकतें जो होती है वो होती ही रहती है, ठीक है। तो अब दो लोग हैं, हम उन दो लोगों को कुछ भी समझ सकते हैं कि उसमें से एक मैं बन जाते हैं और एक आप बन जाइए, ठीक है। या हमारे फेमस कैरेक्टर जो है हम उसे रख लेते हैं कि एक है राम और दूसरा है श्याम, ठीक है। राम और श्याम दोनों ही पड़ोसी है। राम और श्याम आते ही थोड़े हिंदी वर्ड्स आ जाते हैं यार, सॉरी फॉर दैट। राम एंड श्याम, राइट, राम एंड श्याम दो लोग हैं। तो अब इन दोनों के जो खेत है वो क्या होते हैं, आसपास होते हैं, एकदम पड़ोस पड़ोस में होते हैं। अब इन दोनों के पास खेत है, आसपास में पड़ोस पड़ोस में है, तो क्या होता है कि कई बार हम देखते हैं हमारे पड़ोसियों के बीच में भी ये दिक्कत हो जाती है कि जब हम किसी की बाउंड्री क्रॉस कर देते हैं या हमारे जो एनिमल्स है, जो जानवर है वो भी क्रॉस कर दे, तो भी बड़े बड़े दंगे हो जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ कि जो राम की जमीन थी, जो उसका लैंड था, उसके ऊपर उसका थोड़ा सा हिस्सा जो है वो किसने अपने अंडर में ले लिया, वो श्याम ने अपने अंडर में ले लिया। अब इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा विवाद हुआ, बहुत ज्यादा फाइट हुई है। अब फाइट इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि राम कह रहा है कि भाई ये इतना जो एरिया था वो तेरा था और इतना एरिया मेरा था, लेकिन तुमने मेरे एरिया में से इतनी जमीन वो ले ली है, मतलब इसने कब्जा कर लिया है, जो कि सही नहीं है। तो अब इन दोनों के बीच में फाइट होती है इसी चीज को लेकर के। अब फाइट इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो हाथा पाइप के ऊपर आ जाती है। अब इनको जस्टिस कौन दिलाए कि भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। तो ये गए हमारे पंच परमेश्वर के पास में, तो पंच परमेश्वर के पास में या जो न्याय पंचायत है उनके पास में जस्टिस नहीं हुआ है, क्योंकि भाई खून खराब अभी तो होने के चांसेस थे, बात इतनी बढ़ गई थी। तो अब हमें जस्टिस कैसे मिलेगा, तो अब भाई अब हम क्या करें जिससे हमें जस्टिस मिले, जिससे हमें पता, मतलब हमें न्याय मिले और हमारी जो भी प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन मिले, और मेरा जो खेत था वो मुझे ही मिले और उसका शाम के हक में ना चले जाए। तो इसके लिए क्या होगा, तो भाई हमारे जो सिस्टम है उसमें ये वाला प्रोविजन भी डाला गया है कि अगर किसी के पास में कोई डिस्प्यूट है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, तो इसके लिए हर जगह पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं जहाँ पे कोई भी इंसान जो है, मतलब जिसको भी प्रॉब्लम है, वो जा करके यहाँ पर रिपोर्ट कर सकता है। ये वर्ड्स बहुत छोड़ रहा है, ठीक है। तो वहां पर जाकर के आप अपनी रिपोर्ट फाइल कर सकते हो। अब अपने आप के लिए जस्टिस के लिए वहां पे याचिका दायर करके, एफआईआर दायर करके उसके अगेंस्ट कंप्लेन भी लिख सकते हैं। अ हाई अथॉरिटी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, टू रिजॉल्व डिस्प्यूट एंड टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस विथ हैव टू बी रिकॉर्डेड, दीज आर देन पास्ड ऑन द पीपल हु नीड द इंफॉर्मेशन। क्लियर, कि जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उन सभी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए लगते हैं। तो ये जो रूरल एरिया है तो इनमें लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो पुलिस स्टेशन जो है वो इस्टेब्लिश करती है, और यहाँ पे जाके आप अपनी कंप्लेन, अपनी शिकायतों को बता सकते हैं, जिससे कि ये लोग आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे राम और श्याम के बीच में हाथापाई हुई थी, तो अब जिस पार्टी ने जिसको पीटा था तो वो जा करके यहाँ पे बोल सकता है कि इस इंसान ने मुझे पीटा और मेरी ये प्रॉब्लम थी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी मेरी है,
फिर भी श्याम ने मेरी पिटाई की है, तो राम जाके श्याम के अगेंस्ट यहाँ पे कंप्लेन लिख देगा और पुलिस इसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेंगी कि भाई तुमने इसके साथ में मारापीटी नहीं करनी चाहिए थी। अब दोनों के बीच में इतने ज्यादा वाद विवाद हो रहे हैं, तो राम कहेगा कि भाई प्रॉपर्टी मेरी है और श्याम कहेगा कि भाई प्रॉपर्टी मेरी है। ठीक है, तो अब पुलिस को ये कंफर्म करना है कि प्रॉपर्टी किसकी है। ठीक है, तो ये इसके लिए क्या कहेंगे कि आप जमीन के प्रॉपर्टी के पेपर लेकर आइए जिससे कि पता चल जाए। अब वो सेक्शन को हम पहले पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम पूरा सेक्शन जो है वो किसका पढ़ ले, पुलिस स्टेशन वाला। तो भाई पुलिस स्टेशन क्या होता है कि हर एक पर्टिकुलर एरिया में एक पुलिस स्टेशन होता है जो कि आपकी सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए होता है, जो आपको इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम्स होती है उससे बचाता है। वहां पे लॉ और ऑर्डर जो है वो मेंटेन करके रखता है। To maintain law and order in the rural area, the government has established the police station. Every police station has a particular area that comes under its control. Suppose कि हम इस एरिया में रहते हैं, तो इस एरिया की प्रोटेक्शन के लिए, इसके कंट्रोल के लिए यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन है और ये जो है इतने पूरे पुलिस स्टेशन पूरे एरिया के लिए काम करेगा। तो हर एक एरिया के लिए एक पुलिस स्टेशन जो है वो आता है और हर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे कई पुलिस स्टेशन होते हैं। The people in the area can file their cases in the police station. The duty of police is to inquiry, investigate and take the appropriate action. अब जब कोई कंप्लेन लेकर के आता है तो पुलिस वालों की जिम्मेदारी क्या होती है कि उसकी इंक्वायरी करे। जैसे कि जब राम कंप्लेन लेकर के गया श्याम के खिलाफ, तो पुलिस का काम है कि वो जाके चेक करे कि श्याम ने क्या सच में वो पीटा है, वो तो दिखेंगे उसकी बॉडी के ऊपर। फिर वो देखेगा कि अच्छा ये जमीन के ऊपर क्यों लड़ रहे हैं, वो किसकी है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेगा और फिर जो भी उसको पता चलता है कि भाई जमीन राम की है तो वो राम को दिलाएगा, या श्याम की है तो श्याम को दिलाएगा। ये बात की प्रोसेस है। तो पुलिस का काम क्या होता है कि जो भी उसके पास में कंप्लेंट आती है तो वो पूरी उसकी इंक्वायरी करेंगी, उसको इन्वेस्टिगेट करेंगी और जो भी डिसीजन होगा, जो भी इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो भी रिजल्ट होगा तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना एक्शन लेंगी। ठीक है, तो ये कहलाता है पुलिस स्टेशन या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। All the police station are under the district police headquarter whose head is superintendent of police. जिस तरीके से हमने बताया था कि जो डिस्ट्रिक्ट है ना, जिला परिषद, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो गवर्नमेंट थी तो उसके अंडर में बहुत सारे, फिर उसके बाद बीच में आया था, उसके अंडर में आया था ब्लॉक समिति और ब्लॉक समिति के अंदर आया था ग्राम पंचायत। ठीक है, सिमिलरली ऐसा होता है कि जो पूरी डिस्ट्रिक्ट होती है उसके अंडर में आते हैं। ठीक है, ये पूरा है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और उसके अंडर में आते हैं जो दूसरे पुलिस स्टेशन होते हैं ये। और ये जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है इसका जो इंचार्जर होता है वो होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और ये होता है एक आईपीएस ऑफिसर। वो आईपीएस ऑफिसर जो जाता है यूपीएससी और आईएएस के एग्जाम के थ्रू जो है सिलेक्ट होकर के यहाँ पे आते हैं। हिज ड्यूटी इज टू इंश्योर पीस इन द डिस्ट्रिक्ट, की पूरे इसकी ड्यूटी क्या होती है कि भाई शांति व्यवस्था को बनाए रखना है पूरे जिले में। जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं, जितनी भी इनलीगल काम हो रहे हैं, तो इन सबको खत्म करना और वहाँ पे एक पीसफुल एटमॉस्फेयर को क्रिएट करना ताकि वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कतें जो है वो क्रिएट ना हो। To assist him in his work, there are the deputy superintendent of the police, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल्स। अब भाई इसकी हेल्प करने के लिए जिस तरीके से हमने देखा था प्राइम मिनिस्टर के लिए इतने सारे लोग पूरे कैबिनेट वाले हैं, हमने उसके बाद में जो जिला परिषद है उसमें भी देखे थे मेंबर्स। तो सिमिलरली यहाँ पर भी बहुत सारे मेंबर होते हैं और इनको असिस्ट करने के लिए होते हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट, देन उसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल। जब पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो पहले आपको बाहर कांस्टेबल दिखते हैं, फिर एक सर मिलते हैं जिसको आप हेड कांस्टेबल कहते हो, उनसे ऊपर एक एसआई बैठे हुए होते हैं जिसको आप सब इंस्पेक्टर कहते हो, वहाँ इंस्पेक्टर होते हैं। तो इस तरीके से पूरा की पूरा एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। अब हमने एक टर्म की बात की थी कि जो राम है वो गया था श्याम के खिलाफ, उसने वहां पर एक एफआईआर दर्ज कराई थी, एक कंप्लेन दर्ज कराई थी। तो भाई ये एफआईआर क्या है ना, तो इस एफआईआर के बारे में जाने तो राम जो है वो श्याम के खिलाफ गया था पुलिस स्टेशन और उसने वहां पर इसके बारे में बताया था फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफ रिपोर्ट। ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट राम ने जाके बताया था कि मेरे साथ में ये हादसा घटित हुआ है और मैं इसके खिलाफ कुछ मतलब एक्शन लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से डाला था, मतलब जो भी घटना थी तो उसकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी गई थी, तो उसकी रिपोर्ट डाली गई थी। तो FIR स्टैंड फॉर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द पुलिस एंड कंटेन्स द कंप्लेंट रजिस्टर्ड बाय द विक्टिम। ठीक है, कि जो विक्टिम आता है तो उसके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, जो भी रिपोर्ट दी गई है,
है तो उसकी एक रिटर्न कॉपी होती है और FIR वही कहलाती है कि विक्टिम के द्वारा आकर के जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन की जो दी गई है तो वो रिपोर्ट रिटर्न रिपोर्ट होती है. इट इज कॉल्ड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, राइट. ईच डिस्ट्रिक्ट, अब हमने बात की थी कि हमारे पास में हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मतलब हेडक्वार्टर है और उसको लीड करता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और उसके बहुत सारे मतलब असिस्टेंट होते हैं जो कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, ओके, इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल. अब क्या होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट है भाई इतनी बड़ी है, जिस तरीके से हमने जिला परिषद को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया था तो ऐसे ही अब हमने क्या है उसको छोटे छोटे हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. और जिस तरीके से हमने पंचायतों में डिवाइड किया था तो वैसे ही अब हमारे पास में क्या होता है कि हमने पंचायतों में डिवाइड किया था तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अलग अलग पुलिस स्टेशन में डिवाइड कर देंगे कि इतने एरिया के केसेस को आप देखेंगे, इतने एरिया के केसेस को आप देखेंगे और इतने एरिया के केसेस को आप देखने वाले हो. तो ईच डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड इनटू 5 or 6 सर्कल्स और ईच सर्कल comes under the control of the deputy superintendent of the police. ठीक है, जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है या जो DSP होता है ये वाला, ठीक है, जो किस रहा है मतलब जो IPS ऑफिसर है ना, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है उसको असिस्ट कर रहा है तो वही DSP जो है हर एक पुलिस स्टेशन को कवर करता है और उसके अंडर में बहुत सारे लोग होते हैं. ठीक है, देयर आर अबाउट 8 to 10 पुलिस स्टेशन और थाना. ठीक है, जो पुलिस स्टेशन है आप उसको थाना बोले या पुलिस स्टेशन बोले, तो हर एक सर्कल में 8 से 10 क्या होते हैं, थाने होते हैं. देखो डिस्ट्रिक्ट जो है ये पूरी डिस्ट्रिक्ट को हमने डिवाइड कर दिया एक बहुत सारे सर्कल में. ठीक है, माना कि हमने एक डिस्ट्रिक्ट को 2-3 सर्कल में डिवाइड किया. ठीक है, अभी जो 3 सर्कल है ये अलग अलग और स्टेशन में डिवाइड होंगे. ठीक है, मतलब ये तो है कि भाई इतने एरिया को मतलब इतने पुलिस स्टेशन को ये वाला जो सर्कल है वो कवर करेगा, इतने पुलिस स्टेशन को ये करेगा, फिर एक एक पुलिस स्टेशन जो है वो एक एक एरिया को कवर करेगा. ठीक है, अगर आप किसी बड़े सिटी में रहते हो तो वहाँ देखते हो ना कि इस एरिया का पुलिस स्टेशन ये है, उस एरिया का पुलिस स्टेशन वो है. ठीक है, और इन सबका हेड कौन होता है, ये होता है. ठीक है, जिसका हेड DSP होता है. ई सर्कल there are about 8 to 10 police station or thanas. The thana are maintained by the inspector, right? अब SDM के DSP के नीचे कौन है, था इंस्पेक्टर है और इंस्पेक्टर के नीचे हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल्स, तो ये सब जो है वो काम करते हैं. इन विलेज लॉ एंड ऑर्डर इज मेंटेन बाय द चौकीदार. अगर हम बात करें विलेजेस की तो वहां पर जो थानेदार है वो है चौकीदार. ठीक है, तो वो वहां पे लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करके चलता है. अब मैं आपको बताऊं कि जब हमने बात की थी कि जो पुलिस स्टेशन में जो चौकीदार है, ये जो इंस्पेक्टर है, अगर उसके पास में रिपोर्ट जाती है तो वो इन्वेस्टिगेट करता है. ठीक है, हर चीज इन्वेस्टिगेट करता है. और अभी हमारे पास केस किसका चल रहा है, राम और श्याम की प्रॉपर्टी का. अब राम और श्याम की प्रॉपर्टी का केस चल रहा है तो वो इंस्पेक्टर जाकर के इंश्योर करेगा कि में प्रॉपर्टी किसकी है, क्या विवाद है. तो वो इंस्पेक्टर कहता है राम और श्याम को कि जाओ जाकर के अपने जमीन के पेपर लेके आओ, रजिस्ट्री के पेपर लेकर के आओ. अब वो पेपर लेने के बाद वो पता करेगा कि भाई पेपर किसके नाम है, किसके हक में कितनी जमीन है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो लैंड पेपर्स होते हैं, उसमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि आपके एरिया में कितनी जमीन है और उसके एरिया में कितनी है. आपने जब अपनी जमीन खरीदी थी या बेची थी किसी को तो उस दौरान आपने कितने गज की जमीन है वो बेची है, कितनी नहीं बेची है. तो सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो इन डॉक्यूमेंट्स में रिटर्न फॉर्म में रखी हुई होती है, इन मैप फॉर्म में शो की जाती है. अब इसके पास में अगर किसी एक के पास में भी वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो क्या करेगा, अब वो जाएगा उस डिपार्टमेंट में जिसके पास में वो लैंड डॉक्यूमेंट्स रखे हुए होते हैं, जो ये डॉक्यूमेंट्स बनाता है. तो अब हम शिफ्ट हो जाते हैं पटवारी के ऊपर. ठीक है, अब उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो क्या करेगा, पटवारी के पास जाएगा जिसके पास में हर साल के रिकॉर्ड होते हैं. वो हर साल इन प्रॉपर्टीज के रिकॉर्ड बनाता है. ठीक है, अब पटवारी कौन है, तो पटवारी हैज टू मेंटेन द लैंड रिकॉर्ड्स. जो जमीन के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है उसे पटवारी कहते हैं और हर एरिया में उनके पटवारी होते हैं, हम आए दिन देखते हैं. ठीक है, पटवारी के एग्जाम भी होते हैं. पटवारी कोई इलेक्टेड मेंबर नहीं है, ये थ्रू गवर्नमेंट के वहां पर इलेक्ट होता है और ये बकायदा जो है एग्जाम देके जाते हैं. इस सेक्शन में आप मोस्ट ऑफ जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में लोग देखेंगे तो वो अपॉइंट किए वाले ही देखेंगे, कोई भी इलेक्टेड इंसान नहीं है यहाँ पर. ठीक है, अब पटवारी क्या करता है कि हर साल जो है वो मतलब लैंड रिकॉर्ड्स जो है उसको मेंटेन कर करके रखता है. कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ द क्रॉप ग्राउंड आफ्टर ईच हार्वेस्ट एवरी ईयर.
हर साल जब भी खेती वेती होती है तो वो हर साल क्या करता है, जब भी मतलब क्रॉप्स हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं, ग्रोन आफ्टर ईच हार्वेस्ट, तो वो हर साल अपने रिकॉर्ड को अपडेट करते रहता है। ठीक है, डॉक्टर वो क्या 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 अपडेटेड होता है उसमें, विच फील्ड इन द विलेज इज ऑन बाय whom and who inherit in measuring land and collecting land revenue from the farmer. He also send detail to the government about crops based on harvest inspection. It is the duty of Patwari to make the concessions declared by कंसेशंस डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट अवेलेबल टू द फार्मर। हर एक ड्यूटी जो है वो किसकी है, मतलब जमीन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है जमीन से रिलेटेड, तो उसको सॉल्व करने का जिम्मेदारी किसकी होती है, पटवारी की। कौन सी फसल वहां पे लगाई गई है, किस मतलब किस हार्वेस्ट जो भी इंस्पेक्शंस होते हैं उसके उसकी जो डिटेल्स होती है ये सारी भी गवर्नमेंट को वही सेंड करता है। ठीक है, जो भी रेवेन्यू वहां से कलेक्ट किया जाता है जमींदारों जमीन मतलब किसानों से, फार्मर्स से, तो वो वाला भी मतलब वो भी काम कौन करता है, पटवारी ही इन सब पे काम करता है। इन शॉर्ट आप ये समझे कि जितनी भी जमीन से रिलेटेड काम है वो यही करता है। टू टेक इमीडिएट एक्शन ड्यूरिंग सीरियस कैलेमिटीज अफेक्टिंग द लैंड ऑफ द क्रॉप, सर्व आउट ऑफ द नीड्स एंड डिसीज अमंगस्ट मैन एंड बीस्ट। ठीक है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इमीडिएट एक्शंस लेने हैं वो भी यही लेगा, रेवेन्यू कलेक्ट भी यही करेगा, जो भी डेयरी है, वर्कबुक है, डायरी है, जो इन सब की वर्कबुक है, एंट्रीज है, वो सारी डन भी यही करता है। ठीक है, to provide safe and custody of the all record maps equipment of the area that are under his charge। जितनी भी सेफ कस्टडीज है, रिकॉर्ड्स की, मैप्स है, इक्विपमेंट्स है, वो भी इसके अंडर में ही होते हैं, इसके चार्ज में ही होते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई जमीन है आपकी तो उसके बारे में आपकी इंफॉर्मेशन देखनी है तो आप अपने पटवारी के पास चले जाइए, उस एरिया के पटवारी के पास, वो बता देगा। और वो हर साल आपके पास आकर के जमीन की नपाई, जमीन का जो रिकॉर्ड है, हर चीज जो है वो डन करके जाता है आपका पटवारी। ठीक है, अगर पटवारी के बारे में आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझना है, आपके अगर खेत है, खेती होती है, तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि भाई पटवारी का क्या रोल है आपके यहाँ पे। अगर पटवारी ने अपने रिकॉर्ड्स में जमीन जितनी बता दी, अगर उसने कह दिया कि राम की जमीन नहीं है उसके रिकॉर्ड में, तो भाई वो राम की नहीं है, इसी को फाइनल माना जाएगा। ठीक है, अगर इसने बता दिया कि ये श्याम की नहीं है तो वो श्याम की नहीं है, यही फाइनल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपने रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करता है और इससे दूसरों को भी हेल्प होती है। The Patwari maintains the map of the land which help to resolve any land dispute in the village that relate to property and its ownership। ठीक है, अब जितने भी खेत है, जमीन है, तो उसके वो मैप बना के रखता है। ठीक है, मैपिंग में हमने पढ़ा था कि हम कैसे बड़ी बड़ी चीजों को छोटे स्केल पे बना के रखते हैं। ठीक है, अगर ये 10 किलोमीटर का यहाँ पर एक लाइन कर देंगे और शो करेंगे कि भाई ये 10 किलोमीटर वाली लाइन है, फिर यहाँ पर एक लाइन जा रही है तो हमने बताया कि ये 5 किलोमीटर का रेशियो है, फिर यहाँ पर 10 किलोमीटर है और फिर ये है। ठीक है, इस तरीके से तो उसके पास में भी ऐसे मैप बने हुए होते हैं। अगर यहाँ से रोड जा रही है तो पटवारी अपने मैप में शो करता है कि भाई यहाँ से ये रोड जा रही है। ठीक है, यहाँ पर ये पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ पे इतना है। तो इस तरीके से एज इट इज उसके पास मैप बने हुए होते हैं जो हेल्प करते हैं कि अगर इन केस कभी कहीं पर कोई डिस्प्यूट होता है रिलेटेड टू लैंड, तो वो उससे सॉल्व कर लेगा। जैसे राम और श्याम के बीच में हुआ था, तो वो यही मैप उठाएगा और इसकी हेल्प से उनके केस जो है उसको खत्म करेगा। ठीक है, फिर एक आता है एक वर्ड खसरा। ठीक है, तो खसरा जो है एक टाइप का क्या है, खसरा इज वन ऑफ दीज टाइप ऑफ रिकॉर्ड विच इज अ रजिस्टर ऑफ हार्वेस्ट इंस्पेक्शन। ठीक है, जो हार्वेस्ट इंस्पेक्शन होते हैं तो उसी को खसरा कहते हैं, तो उसका जो रिकॉर्ड होता है इट इज कॉल्ड खसरा। ठीक है, अब पटवारी क्या करता है, पटवारी जो है वो जांच पड़ताल जो है वो अक्टूबर से मतलब अक्टूबर फरवरी इसे है ना, इस महीने में करवाता है। और जितने भी रिकॉर्ड्स है, जितनी भी वहां पे क्रॉप्स है ग्रो हुए हैं, जो वहाँ पे मिट्टी का टाइप है ना, सॉइल क्लासिफिकेशन, जो कल्टीवेबल कैपेसिटी है उस जमीन की। ठीक है, जो कल्टीवेटर्स है ना, कल्टीवेबल कैपेसिटी ऑफ द कल्टीवेटर एंड मच मोर, एक एक इन्फॉर्मेशन जो है वो सारा रिकॉर्ड बनाता है इन मंथ ऑफ अक्टूबर, फरवरी एंड मार्च। ठीक है, इस बीच में अक्टूबर से फरवरी मार्च के बीच में ये जो है सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन
ये सारे मेंटेन रिकॉर्ड जो है वो गवर्नमेंट को भेजता है। वो रबी की मतलब खरीफ क्रॉप हो, रबी क्रॉप हो, तो इन सब की पड़ताल करता है। ठीक है, अगर वो इन्फेक्शन कर रहा है खरीफ क्रॉप का तो इट इज कॉल्ड खरीफ पड़ताल। ठीक है, अगर रबी की कर रहा है तो वो रबी पड़ताल कहेगा। तो इस तरीके से एक पटवारी की पूरी जिम्मेदारी होती है। मतलब खेत से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी रिकॉर्ड्स है, वो किसके पास में होते हैं? वो होते हैं पटवारी के पास में। ठीक है, तो भाई पटवारी बहुत बड़ा इंसान है, वो एक जज का काम करता है। ठीक है, किसानों के लिए। नेक्स्ट हम आती है हमारे पास में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अभी हमने रूरल साइड का देखा, अब हम डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे। मतलब हमने क्या किया, जब हमने डिस्ट्रिक्ट को तोड़ा था तो डिस्ट्रिक्ट को तोड़ के हमने उसको छोटे छोटे सर्कल में डाला था, और हर सर्कल के पास में 8 से 10 थाने थे। और फिर रूरल एरिया में ही एक वर्ड आता है पटवारी, जो इन सारे डिस्प्यूट को सॉल्व करता है। ठीक है, राम और श्याम के बीच की जो लड़ाई है वो किसने सॉल्व की थी? वो पटवारी ने सॉल्व की। वो बताएंगा कि प्रॉपर्टी किसकी है, राम की है या श्याम की है। क्लियर? तो अब हम आ जाते हैं थोड़े इसके लेवल, हाई लेवल पे, उसके बड़े लेवल पे। अब हम आएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यहाँ पर कौन कौन लोग काम करते हैं, क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं। अब जो हमारे पास में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इट मीन कि ये पूरे डिस्ट्रिक्ट को लीड करने वाला है। और पूरी डिस्ट्रिक्ट जो है वो किसके अंडर में आती है? ये आप, मुझे और सभी को पता है, एसडीएम और कलेक्टर। ठीक है, एसडीएम मतलब जो मेन कलेक्टर होता है ना, उसके अंडर में आती है, या आप उसको डिप्टी कमिश्नर भी बोलते हैं। हम कहते हैं ना कि हमारे किसी भी फंक्शंस में चीफ गेस्ट आने वाले हैं, कलेक्टर, ये वो, और बहुत बड़ा नाम होता है ये। और मोस्ट ऑफ लोग जो है वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं इसी चीज के लिए। और ये कोई मामूली इंसान नहीं होता है, ये होते हैं आईएएस लेवल के, और कुछ ही लोगों को सिलेक्ट किया जाता है इस लेवल पे। ठीक है, जो भी आईएएस प्रिपेयर करके आईएएस बन चुके होते हैं, तो इसमें जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किए हुए खिलाड़ी है, तो उनको एज अ कलेक्टर अपॉइंट किया जाता है, और वो पूरी डिस्ट्रिक्ट को हेड कर रहे होते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन होगा? तो भाई जो कलेक्टर है वो वहाँ का मतलब मेन होगा। ठीक है, उसके अंडर में पूरी जो डिस्ट्रिक्ट होती है, पूरी जो टाउन होता है वो उसके अंडर में होता है। ठीक है, मतलब वो उनको पूरा हैंडल कर रहा होता है, जितने भी काम धाम होंगे, जो भी सिस्टम होगा, तो वो उसके अंडर में चल रहा होगा। ठीक है, मतलब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। ठीक है, पॉलिटिकल नहीं। द कलेक्टर हैज हिज हेडक्वार्टर एट द डिस्ट्रिक्ट टाउन, जो भी उसका डिस्ट्रिक्ट टाउन है वहां पर उसका खुद का हेडक्वार्टर होगा। और उसके बाद ही ऑफ्टन टूर्स और द डिस्ट्रिक्ट टू गेट अ फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। जितने भी मतलब डिस्ट्रिक्ट के फर्स्ट हैंड अकाउंट है वो ही हैंडल करेगा। उसको कौन हैंडल कर, मतलब उसको कोई असिस्ट करेगा? वहां के जितने भी सब डिविजनल ऑफिसर्स है, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, पटवारी है, तो ये सब किसके अंडर में काम करने वाले हैं? ये सब कलेक्टर के अंडर में काम करेंगे। मतलब जितनी भी रिपोर्ट्स होंगी वो इन्हें पेश किया जाएगा, इन्हें। ठीक है, मतलब इनके अंडर में सारे के सारे काम करेंगे, और ये मतलब ये सब इसको असिस्ट करते हैं। ठीक है ना? चीफ मेडिकल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, म्युनिसिपल, ठीक है, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, सब सुपरिटेंडेंट्स, मतलब जो भी वहां पे है, तो वो सब जो है वो कलेक्टर के अंडर में ही काम करते हैं। अब इसके काम क्या होंगे भी कलेक्टर के? देखो, सबसे पहली बात कि वो पूरी डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल कर रहा है। उसके अंडर में कौन कौन लोग काम कर रहे हैं? उसके अंडर में तहसीलदार काम कर रहा है, उसके अंडर में नायब तहसीलदार काम कर रहा है, पटवारी काम कर रहा है। इट मीन इन सब के मतलब रिकॉर्ड्स को रखना, इन सब को मेंटेन करना, तो ये सब पटवारी काम कर रहा है उसके अंडर में, तो वो भी उसी की एक ड्यूटी हो गई कि जितने भी लैंड से रिलेटेड जितने भी काम हैं, जो भी इसके मतलब रिकॉर्ड्स होंगे, सब कुछ होंगे, वो उसे चेक करना है, आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर हर एक इंसान को अपनी अपनी ड्यूटीज जो है वो दे दी गई है। अब हर एक इंसान जो है वो अपनी अपनी ड्यूटीज को डन करेगा। तो इन सबका लीडर कौन है? वो है कलेक्टर। तो वो इनको हेड करेगा, उनको लीड करेगा, ठीक है, उनको असिस्ट करेगा। तो द मेजर फंक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज टू मेंटेन ऑल द लैंड रिकॉर्ड एंड कलेक्ट लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स। ठीक है, द मेजर मतलब सबसे बड़ा जो सोर्स होता है हमारी स्टेट का, तो वो कौन सा है? लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, यहीं से जितनी भी इनकम जनरेट होनी है वो होती है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा अधिकांश जो भाग है वो मतलब वहाँ पे क्या कल्टीवेशन ही हो रहा है। तो सबसे ज्यादा टैक्सेस कहाँ से कलेक्ट किए जाएंगे? लैंड से। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी
पटवारी आप हर किसी को तो दे नहीं सकते, तो ये काम कौन करेगा? कलेक्टर करेगा। तो जितने भी लैंड रिकॉर्ड है वो खुद रखेगा अपने पास में, और वहां से जब लैंड रिकॉर्ड आ जाएंगे तो वहां से कलेक्शन जो है वो थोड़ा ईजी हो जाएगा, ठीक है। देन कलेक्ट लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स, ठीक है। अब ये लैंड रिकॉर्ड जो है उसके लिए इसको एक इंसान चाहिए रहेगा, और वो इंसान वही है जो हमने अभी पढ़ा था, पटवारी, ठीक है। तो पटवारी क्या करेगा? जितने भी लैंड रिकॉर्ड है वो कलेक्टर को बताएगा, इतनी जमीन इसके पास है, इसकी इतनी खेती हुई है, इसने ये फसल ली, ये फैसिलिटी है। तो जो भी A to Z अबाउट लैंड है वो सारी इंफॉर्मेशन जो है पटवारी वो किसको देने वाला है? वो कलेक्टर को शो करेगा, और पटवारी अपने मैप में हर एक चीज को डिटेल से, मतलब सारी चीजें रखेगा कि ये प्रॉपर्टी किससे खरीदी गई है, किसको बेची गई है, नाम क्या है, और फिर उसकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी है जो भी सिस्टमेटिक चलता है वो। जैसे कि अगर कोई जमीन है मेरे फादर की है, मेरे फादर को उनके फादर से मिली है और अब मुझे उनसे मिल रही है, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल रिकॉर्ड होगा कि भाई ये वाली इस तरीके से जमीन जो है वो चलती जा रही है। अगर ये सिस्टम क्या है कि अगर मैंने इसे बेचा है, ठीक है, कि मेरे पास ये प्रॉपर्टी थी, मैंने इस इंसान को बेच दी, फिर इसने इस इंसान को बेच दी, तो इस टाइप के रिकॉर्ड्स भी जो होते हैं वो इसमें मेंशन होते हैं, ठीक है। लैंड रेवेन्यू हैज ऑलवेज बीन एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द स्टेट। अब लैंड रेवेन्यू जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, तो इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन के थ्रू ही आप इसे कलेक्ट भी कर पाएंगे। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज द हेड ऑफ द लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अब जो कलेक्टर है वो इसी का लैंड रेवेन्यू का हेड है, और इसको कौन असिस्ट करता है? वहां के तहसीलदार और उसके पटवारी। पटवारी क्या करेगा? पूरा जो डेटा है वो ला करके इनको देगा, और तहसीलदार क्या करेगा? जब पूरा पता चल गया कि कहाँ का कितना कितना कलेक्शन है, कैसे करना है, तो ये काम करता है फिर यहाँ का तहसीलदार। तो इस तरीके से ये सारी की सारी एक टीम बन करके यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। तो आपको समझ में आया कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस लेवल पे काम करता है, कितने लोग यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है मैं इसको एक बार फिर से आपको एकदम जो बेसिक था नीचे से वहीं से समझाऊंगी। देखो, सबसे पहले आता है एक डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट नहीं, इसको छोड़ो, हम एक काम करते हैं, हम नीचे से शुरू करें, ठीक है। कि नीचे से कैसे शुरू करें? देखो, हमने पढ़ा था ग्राम पंचायत, तो हम ग्राम लेवल पे ही पढ़े। तो हमने क्या किया, इनके पास में एक है पुलिस स्टेशन, ठीक है। इस एरिया में जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं तो ये एक पुलिस स्टेशन हो गया, ये थोड़ा बड़ा है तो यहाँ पे 2-3 पुलिस स्टेशन, कि एक इस गांव के लिए हो गया, एक यहाँ पे हो गया। तो ऐसे करके छोटे छोटे पुलिस स्टेशन को बहुत सारे को मिला करके एक बनता है, एक मतलब बड़ा। फिर ये एक सर्कल बनता है, और ये सर्कल को कौन हेड करता है? डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन, जो भी मेन वाला है वहां पर हेड। तो ऐसे करके ये इसका हो गया पुलिस वाला सिस्टम, ठीक है। तो ये तो आपकी कंप्लेंट वगैरह का जो भी दायरा था उसका हो गया कि यहाँ पर नॉर्मल पुलिस है, फिर यहाँ पे वो कौन एक लीड कर रहा है, और यहाँ पर फिर यहाँ पर SDM लीड कर रहा है, ठीक है। DSP यहाँ पर इसको हैंडल कर रहा है। तो ऐसे करके हमने एक चार्ट को इसको पढ़ लिया। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो अब हम पटवारी से शुरू करें कि भाई जितने भी लैंड का रिकॉर्ड है, सब कुछ है, वो कौन रखता है? पटवारी रखता है, ठीक है। तो हमने यहाँ से शुरू किया कि गाँव में कौन काम कर रहा है? पटवारी काम कर रहा है। इसने हर एक किसान से उसकी जमीन का मुआवजा, जो भी चीजें हैं, हर एक चीज, कि भाई तेरे पास कितनी जमीन है, तो कौन सी फसल उगाता है, A to Z इन्फॉर्मेशन जो है वो इसने ले ली। और ये यहाँ से कहाँ पर ले वो लेके जाता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास में, जिसको लीड कर रहा होता है कलेक्टर, ठीक है। कलेक्टर का काम क्या होता है? वहां के जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स है उसको मेंटेन करना, वहां से लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना, ठीक है। फार्मर से, वहां के जो फार्मर्स हैं इनको, और भी जो मेजर मेजर काम है वो और भी होते हैं, ठीक है। हम सिर्फ कलेक्टर की भूमिका यही नहीं देख रहे हैं, हम अब किसके रिगार्डिंग देख रहे हैं? हम जो गाँव वाला पर्सपेक्टिव है, जो रूरल एरिया है, उसके पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, ठीक है। अब ये काम होते हैं। अब इतने सारे काम फिर अकेले जो है वो कलेक्टर तो करेगा नहीं, कि उसने लैंड का रिकॉर्ड भी रख लिया, उसने लैंड रेवेन्यू जो है वो भी कलेक्ट कर लिया, तो वो क्या करेगा? लैंड रिकॉर्ड के लिए अपने पास हायर करेगा पटवारी, और वो हर एक गांव से एक पटवारी डालेगा कि भाई इस गांव से तू इतना मेरे को रिकॉर्ड लाके दे दे, ठीक है। फिर ये रिकॉर्ड लेके आ गया, रेवेन्यू भी तो लेना है, तो इसने किसको रखा? तहसीलदार को। तहसीलदार को बोला कि भाई अब ये तेरा काम है। तो इस तरीके से इसके अंडर में ये सारे लोग काम करते हैं, जितने हमने DSPs पढ़े हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट के थे, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल। तो ये सारे लोग जो है, जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, तो वो सारे लोग किसके अंडर में काम करने वाले हैं? वो कलेक्टर के अंडर में काम करते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का हर एक सिंगल इंसान जो है वो उसी के अंडर में होता है।
अब अगर हम बात करें लैंड रिफॉर्म्स की, तो लैंड रिफॉर्म एक्चुअल में क्या है? तो आपने एंशियंट में पढ़ा होगा कि भाई जो सबसे बड़े लोग होते हैं, जमींदार लोग होते हैं, हमने ये लोगों को पढ़ा है, बहुत रिचेस्ट पर्सन होते हैं, इनके पास बहुत सारी जमीन होती है। और जो छोटे छोटे लोग होते हैं, ये शूद्र वर्ग के देख ले, क्योंकि हमने वो प्रणाली, वर्ग प्रणाली ही पढ़ी थी, है ना, वर्ण सिस्टम में ही पढ़ा था। तो अब ये लोग इनके यहाँ काम करते हैं, तो इनके पास अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अपनी कोई लैंड नहीं है, ये इनके घर काम कर रहे हैं। और जितनी भी फसल हो रही है, तो ये लोग बस बैठे हुए हैं चेयर पे, पूरा काम करके कौन दे रहा है? ये फसल भी इनने ले ली, बस इन्होंने क्या किया, इनको थोड़ा बहुत कर्जा दे दिया, तो उसी की मतलब कर्जा ही वापस लेने के चक्कर में बेचारे काम करते पीसते रहते थे। ठीक है, दूसरों को खेत में थोड़ी बहुत फसल मिल गई तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ही चलते जा रहा था। लेकिन फिर जैसे ही हम इंडिपेंडेंट हुए, तो क्या हुआ कि अब हमने क्या किया कि जो जमीन थी ना अलग अलग लोगों में, तो काम तो आप पूरा कर रहे हो, अपनी जमीन समझ के कर रहे हो, लेकिन आपको किसी और को फसल देनी पड़ती थी। जितना प्रॉफिट हो रहा है वो किसी और को देते थे, और वो कौन था? जमींदार थे। तो अब इन लोगों से क्या किया कि पूरी जो जमीनें हैं, पूरे जो लैंड्स है, वो उसको कलेक्ट कर लिया गया और उन लोगों को बांटी गई जिनके पास में कोई जमीन नहीं है, उनके पास जीने के सोर्सेज नहीं है, लेकिन वो खेती करते हैं। तो इन लोगों में जब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, तो इसे ही कहा गया था लैंड रिफॉर्म। क्लियर? और लैंड रिफॉर्म होने से बहुत फायदा भी हुआ, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी थे जिनको बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है, और हम ये बहुत सारी मूवीज और पिक्चर्स में देखते हैं। बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिया सॉ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड इन फ्यू हैंड्स हु वर कॉल्ड जमींदार। ठीक है, जितनी भी जमीन थी तो वो किसी के पास जमा थी, वो सारे जमींदारों के पास में थी। एंड हैड द बिटर एक्सपीरियंस ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पुअर फार्मर बाय दीज जमींदार, के जो जितने भी जमींदार थे, तो भाई जो गरीब किसान थे उनका तो अत्यंत ही शोषण किया जाता था। Sorry. Therefore, after independence, the government of India brought some land reform under which the zamindari system was abolished. The land were consolidated and distribute among the landless farmer as mean of their livelihood. अब इन्होंने क्या किया कि जितने भी जमींदारों की जमीन थी, तो इन्होंने उसको ली, खरीदी, एक जगह जमा की, और इस तरीके से फिर जो जो गरीब किसान थे, जो मतलब जिनके पास जमीन नहीं थी, लैंडलेस फार्मर्स थे, उनको ये जमीन बांट दी गई। और बांटने के बाद में इन्होंने अपने अपनी जमीन पे अपने तरीके से अपने खुद के लिए यहाँ पर मतलब फसल उगाई, खेती की, और उनके जो जीने का रास्ता है वो थोड़ा सरल भी हो गया। तो ये एक बहुत अच्छा कदम था। वरना पहले क्या होता था कि जमींदार जो है जितनी भी फसल आती थी वो खुद रखते थे, और थोड़ा बहुत कुछ अमाउंट जो है उनको देते थे। मतलब जितनी वो मेहनत कर रहे हैं, तो उनको उस मेहनत का कुछ भी फल नहीं मिलता था। तो इस पर्सपेक्टिव से जो लैंड रिफॉर्म था वो बहुत सही था। और हाँ, बस इतना ही था कि हर एक किसान को अपनी अपनी ज़मीन मिल गई, और वो उस पर काम करके खुश रहने लगे, उनकी खुद की फसल होती थी। अब एक रूल लाया गया। अब क्या होता था कि उस टाइम में कि भाई जितने भी इनहेरिटेंस लॉ में क्या हुआ, रिफॉर्म इन, तो इसमें ये हुआ कि जितने भी, अगर कोई हस्बैंड और वाइफ में कोई हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती थी, तो उसकी जो विडो हुआ करती थी, तो उसको भगा दिया जाता था। उसके पास में कोई राइट नहीं था, ठीक है, कि उस प्रॉपर्टी पे रहे। उसके ससुराल वाले उसे भगा दे रहे कि भाई तेरे हस्बैंड तो निकल गया, अब तेरा क्या है, तू कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम हुई कि मतलब किसी फैमिलीज में बेटा और बेटी को इक्वल राइट्स नहीं मिले। तो 2005 में ऐसा हुआ कि हर एक बेटा और बेटी के लिए अपनी प्रॉपर्टी में इक्वल राइट है ना। ऐसा होता है ना कि मतलब कोई भी प्रॉपर्टी हो फादर की, तो वो सीधे किसको ट्रांसफर होती है? आफ्टर फादर उनके बेटे को। ठीक है, तो इसमें बेटी का कोई रोल ही नहीं बचता, उनकी डॉटर का नहीं बचता। अगर वो विडो हो गई है तो वहां से भी भगा दी गई, और यहाँ से भी भगा दी गई, तो अब भाई इसका अपना क्या है? अगर ये कैपेबल है तो वो अपना कुछ कर सकती है, अदरवाइज उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई भी सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं। तो 2005 में एक ऐसा ही एक्ट आता है जो कहता है कि आपके फादर की जो प्रॉपर्टी है, जो भी लैंड है, तो उसमें आप जितने बच्चे हैं उनके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, मतलब जितना बेटा उसमें हक रखता है, उतना ही बेटी भी उस प्रॉपर्टी में हक रखती है, जो कि कंटिन्यू हो गया। हालांकि पूरे इंडिया में अभी भी नहीं है ये, अभी भी यही मान्यता है कि भाई बेटी आपको भेज दिया गया है, तो अब आपका प्रॉपर्टी में कोई भी हक नहीं है। बट लॉ यही कहता है कि आपकी मतलब आपके फादर वाली प्रॉपर्टी में आप दोनों का ही बराबर हक होता है, इक्वल राइट होता है। सो दैट्स
ऑल अबाउट द जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बारे में सारी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी वो हम ऑलमोस्ट समझ चुके हैं कि कैसे एक पुलिस स्टेशन काम करता है, पटवारी काम करता है, एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरीके से काम करता है, इनके अंडर में कौन कौन लोग आते हैं, जो नीचे वाले लोग हैं वो किनको रिपोर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमने इस चैप्टर में पढ़ ली है। उम्मीद करती हूँ कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, हम इसे फिर से अगेन समझ लेंगे। तो जो स्टोरी हमने शुरू की थी, जाते जाते मैं उस स्टोरी का भी मतलब उसको समझाते हुए जाऊं। हमने जो स्टोरी देखी थी वो स्टोरी क्या थी कि राम और श्याम जो है वो जमीन के लिए फाइट कर रहे थे, ठीक है। तो इनका केस सॉल्व हुआ या नहीं मुझे नहीं पता कि आपने इसका केस जो हो चुका है ये फाइंड कर लिया है नहीं, ठीक है। लास्ट में मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। देखो राम और श्याम दोनों ने ही फाइट की थी, ठीक है। तो श्याम ने क्या किया था, इसकी जमीन पे कब्जा कर लिया, ठीक है। मतलब वो राम की ही जमीन थी और श्याम ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया और कह दिया कि भाई थोड़ी बहुत जमीन है, इतनी सी तो है, चलो तो क्या ही जाएगा, राम थोड़ा शरीफ है तो ये कुछ नहीं करेगा। लेकिन राम क्या करता है, ये थोड़ा पढ़ा लिखा है, ये समझदार है, इसको कुछ लोगों ने बताया कि भाई जब ये तुम्हें मारपीट कर रहा है और ये तुम्हारी अपनी प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये तुम्हारी अपनी प्रॉपर्टी है, तो तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, तुम इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हो और तुम इससे अपनी ये प्रॉपर्टी जो है वो वापस ले सकते हो। आपको सिर्फ अपनी पावर बता रहा है, अपनी स्ट्रॉन्गनेस बता रहा है, क्लियर। तो राम क्या करता है, हिम्मत करके गया पुलिस, और राम है ना, शाम को लगता है कि ये क्या ही पुलिस स्टेशन जाएगा और क्या ही मेरे से जमीन के लिए लड़ेगा। तो शाम पुलिस स्टेशन में जाता है और वहां पर रिपोर्ट एफआईआर लगाता है, मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो लगाता है अगेंस्ट श्याम की और कहता है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो मेरी है और वो मुझसे छीन रहा है, ठीक है। इसने इसको पीटा, उसकी भी रिपोर्ट कराई, तो पुलिस इसके खिलाफ एक्शन लेती है कि भाई तुम क्यों इसे पीट रहे हो, ठीक है। को पनिशमेंट दी वो दी। अब मेन मुद्दा आता है इसकी प्रॉपर्टी का या उसके लैंड का। अब लैंड के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, अब लैंड के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कैसे पता किया जाए कि वो राम का है या श्याम का है। ये जाते हैं इनके पटवारी के पास में, ठीक है। ये इनके पटवारी के पास जाते हैं, ये लैंड के लिए क्या कहते हैं, पुलिस कहती है कि अपने अपने रिकॉर्ड्स लेकर के आओ, मैं देखूंगा किसकी कौन सी जमीन है कौन सी नहीं है। तो अब वो रिकॉर्ड लेने के लिए क्या इनके पास रजिस्ट्री है तो ठीक है, लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं, पटवारी के पास जाते हैं, इसके डेटा में देखते हैं, क्योंकि ये हर साल जब भी फसल होती है अक्टूबर से फेब के बीच, मतलब लास्ट के मतलब एंड ईयर के एंड में और स्टार्टिंग, पटवारी हर साल इनका रिकॉर्ड जो है वो रिटर्न फॉर्म में रखता है, इन मैप वाले फॉर्म में रखता है, और मैप में भी हर चीज बताता है कि किसकी कितनी जमीन है, इसने कौन सी फसल ली थी, कहाँ से इसका रोड जा रहा है, कहाँ पे हेडपम्प है, कहाँ पे इसका ट्यूबवेल है, एवरी इंफॉर्मेशन जो है वो इसमें गिवन होती है। तो पटवारी के पास में ये सारी इंफॉर्मेशन है, तो ये पटवारी के पास गए, इसने इसका मैप देखा और मैप में देखा कि भाई श्याम तो झूठ बोल रहा था, क्योंकि ये जो हिस्सा है में आ रहा है वो राम के इसमें आ रहा है। इवन उसने ये भी बता दिया कि राम ने पिछले साल इस पे कौन सी फसल लगाई थी। राम की इसमें हर एक इन्फॉर्मेशन रखी हुई थी और श्याम वाले रिकॉर्ड में श्याम की इन्फॉर्मेशन थी कि राम के पास जमीन कैसे आई, इसने किसी से खरीदी है, ये बाइस के फादर के थ्रू आई है, ठीक है, मतलब आते ना पेरेंटल, तो वो है किस तरीके से आई, तो हर एक डिटेल जो है वो उसमें लिखी हुई होती है। तो यहाँ से पता चल जाता है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है, तो पुलिस इस केस को यहीं पे सॉल्व कर लेती है। तो अब आपको समझ में आया कि राम और श्याम की स्टोरी का हमारे इस चैप्टर से क्या लेन देन था। मतलब एक जगह उसने पुलिस कंप्लेंट की तो वहां पे उसको जस्टिस मिला, देन वो लैंड फॉर्म पे आया तो जिससे हमने पटवारी के बारे में पढ़ा, पटवारी से हमने फिर डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बारे में भी पढ़ा। फिर अब पटवारी ये रिकॉर्ड क्यों रखता है, ठीक है, पटवारी को क्या पड़ी है, क्या पटवारी को सपना दिखा था कि पटवारी आगे चल के मतलब इन दोनों के बीच में झगड़ा होने वाला तो उसको सॉल्व करवाएगा, बिल्कुल नहीं। आप क्या था, हमारे यहाँ हमें पता है स्टेट का सबसे बड़ा सोर्स होता है लैंड रिफॉर्म, कि यहाँ से उसके पास में टैक्सेस होते हैं, मतलब इनकम जनरेट होती है यहाँ से। तो इस इनकम जनरेट करने के लिए पटवारी को हर एक इंफॉर्मेशन रखनी होती है, इंफॉर्मेशन जा करके वो देता है किसको, कलेक्टर को, जिसके बिहाफ पे वो इनसे टैक्सेस लेता है, रेवेन्यू लेता है। सो आई होप आपको हर एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ड्यूटीज, उसके काम, ये सारे रूरल जो लेवल है उस पे सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ में एक नए वीडियो में।